सईदुल्लाह मरवत एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का पॉडकास्ट इस हवाले से है कि शाहजहां भट्टी डेरा इस्माइल ख़ान का एक ऐसा सपूत जिसका ताल्लुक़ तो डेरा इस्माइल ख़ान से था, मगर वो इस यूनिवर्स को, इस कायनात को अपना बसेरा करता था। वो अपने आप को इस दुनिया का, इस कायनात का इंसान समझता था। वो हमसे चला गया। ये हम में कॉमन है कि हम बहुत सारे दोस्तों का वो मुश्तरका तौर पर मेंटोर भी था, हमारा दोस्त भी था, हमारा टीचर भी था। अब वो हम में नहीं है। गोशा नशीन कुछ अरसा कबल वो हो गए थे और अब वो दायमी गोशा नशीनी में चले गए हैं। शाहजहां भट्टी, उस्ताद सर शाहजहां भट्टी। गौहर अलमास का ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है पिछले कई सालों से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक दो दहाइयों से ये बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, लीड्स में रहते हैं और इन दिनों में डेरा इस्माइल ख़ान आए हुए हैं। शाहजहां भट्टी साहब किस तरह से टीचर थे, किस तरह से उस्ताद थे और किस तरह से वो आपके मेंटोर भी थे? मैं समझता हूँ कि वो आज भी ज़िंदा हैं हम सब के दिलों में और हमेशा ज़िंदा रहेंगे जब तक हम ज़िंदा हैं। और हम जो उनके स्टूडेंट्स हैं, और मेरा उनसे ताल्लुक़ किस तरह का रहा कि 7th क्लास में वो हमारे टीचर थे और उन्होंने हमें, मुझे और मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया का नक्शा ना सिर्फ समझाया बल्कि बनाना सिखाया। और वो आज भी हम स्टूडेंट्स तकरीबन पूरी दुनिया का नक्शा 2-4 मिनट में आपको ड्रा करके देख सकते हैं और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, उनको भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। उनको सबसे बड़ी खुशी मेरी उस वक्त हुई जब मैंने उनको वापसी पे एक दफ़ा बताया, 90s में मुझे ये इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैं मीर स्टेशन जाने का, मुझे खला स्टेशन जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। आई वाज चोज़न एज़ द एयर कैडेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो हम स्पेशली गए, जाके हमने मीर स्टेशन विज़िट किया और जब मैंने आके उनको बताया कि किस तरीके से हमने वहाँ के कॉस्मोनॉट्स को मिले और दुनिया में जो 5वें खला में जाने वाले शख्स थे व्लादिमीर जेनी बेकॉफ से मुलाकात हुई और उनको मैंने फिर तस्वीर दिखाई और तो इतना, और आगे झंडा लगा हुआ पाकिस्तान के मेरा, तो वो यकीन करें कि उनको वो इतनी खुशी हो रही थी कि शायद वो उनको ख़ुद भी जाके इतनी खुशी न होती जिस तरीके से अपने शागिर्दों को देख कर हुई। फिर उन्होंने अब हम सबको फलता फूलते देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी थोड़ी बहुत तरक्की है दुनिया में, उनके शागिर्द इस वक्त मुख्तलिफ़ दुनिया के कॉन्टिनेंट्स में हैं। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप में, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, मिडल ईस्ट में उनके शागिर्द हर तरफ फैले हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो उनके शागिर्द नहीं फैले हुए, वो भट्टी साहब का वो कुछ कोट करते हैं। मैं तो अक्सर करता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी, जहाँ कोई ज़िक्र होता है तो मैं उनकी ख़ास तौर पे जियोग्राफ़ी के हवाले से, ख़ास तौर पे दुनिया को समझने के हवाले से, और भट्टी साहब के लिए सबसे अच्छे हमारे तोहफ़े, कभी वो कुछ नहीं मांगते थे लेकिन मैं उनके लिए हमेशा किताबें, अच्छी किताबें लेकर आता था। और भट्टी साहब शायद उनका जो है ज़्यादा ख़र्चा किताबों के ऊपर, रिसालों के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जाने का जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, ये उनका शौक़ था, यही उनका ओढ़ना बिछोना था। और मैं समझता हूँ कि एक बड़े आदमी का यही पहचान है कि जाने के बाद वो ऐसी एक लेगेसी छोड़ गए हैं कि दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में उनकी जो है वो लेगेसी मौजूद है। और भट्टी साहब यकीनन ज़िंदा रहेंगे अपने शागिर्दों के थ्रू, अपने जिन लोगों के साथ उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। वो एक ना सिर्फ ख़ुद एक जौहर थे, एक हीरा थे, एक मोती थे कीमती, बल्कि वो ख़ुद भी जौहर शनास थे। और उन्होंने जो लाल गौहर दुनिया में पैदा किए हैं और जो बनाए हैं, उनको जो संग तराशी की है, उनकी जो करैक्टर बिल्डिंग की है, वो मैं समझता हूँ कि एक आते वक्तों तक उसको याद रखा जाएगा। और यकीनन जो दोस्त हैं हमारे ऊपर भी उनका जो इन्फ्लुएंस है, आज भी जब हम गुफ्तगू करते हैं, ज़िंदगियों में, हमारे बोल चाल में, हमारे ओढ़ना बिछोना में उनका परतावा आता है। तो उनका जो डायमेंशन है, वो जो डायमेंशन दे गए हैं, वो डायमेंशन आज भी मौजूद है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जिनको जाने के बाद भी वो ज़िंदा हो। मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़िंदा हैं। कोई भी बंदा मरने के बाद तब तक ज़िंदा है जब तक वो आपकी गुफ्तगू में, आपकी यादों में ज़िंदा है। और वो बंदा, मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदा भी है और अगर उसको कोई याद नहीं करता अच्छे लफ्ज़ों में, तो वो, मैं समझता हूँ कि वो इस दुनिया से गुज़र गया। सो भट्टी साहब उस लिहाज से इंशाअल्लाह ज़िंदा व ताबिंदा हमारी गुफ्तगू में आज भी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे। यकीनन शाहजहां भट्टी वो यूनिवर्स का बंदा था। मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि वो बातें किया करते थे कि जो
उस वक्त के हिसाब से ना मानने वाली होती थी। मुझे आज भी याद है कि शाहजहां भट्टी ने अर्ली 90s में ये बात की थी कि इतनी सी एक चीज़ होगी जो आपका वीसीआर भी होगा, जो आपका फैक्स मशीन भी होगी, जो आपका टेलीविज़न भी होगा, आपका रेडियो भी होगा, आपका टेप रिकॉर्डर भी होगा, आपका सेक्रेटरी भी उसी में मौजूद होगा और वो ये कहेगा कि साहब इस वक्त मौजूद हैं, साहब इस वक्त नहीं हैं। और यकीनन वो मोबाइल की बात कर रहे थे और आज वो मोबाइल ने पूरी दुनिया को अपने हिसार में ले लिया है और उस वक्त इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं था जब वो बताया करते थे। मैं शाहजहां भट्टी के हवाले से जब बात करता हूँ तो हमारे कॉमन दोस्तों में अज़मत कमाल भी शुमार होते हैं, जो कि जिनका उठना बैठना कई अरसे तक शाहजहां साहब के साथ रहा। अज़मत साहब, क्या सूरत हाल है? अब शाहजहां भट्टी हमारे दरमियान नहीं रहे। मुझे याद है कि शाहजहां भट्टी साहब से मेरी पहली मुलाकात आपके ज़रिए ही हुई थी। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने वहाँ उनसे मिला तो वहाँ पे उमर फ़ारूक मियाँ खेल और ये असलम अमान साहब थे। इनके दरमियान कुछ बहस मुबाहिसा हुआ सियासी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऐसे एक धमाका सा था कि यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये किस जहान की बातें हो रही हैं। तो मेरी समझ से बाहर थी बहुत सारी बातें। तो मैं बहुत मुतासर हुआ कि ये तो पढ़े लिखे लोगों में मैं बैठ गया हूँ। तो बहरहाल उसके बाद फिर मेरा उनके साथ ताल्लुक़ इतना ज़्यादा बना कि शायद आपसे भी ज़्यादा मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मतलब इतना वक्त गुजारा कि शायद आप जहाँ भी वो होते थे मैं पहुँच जाता था उनके, क्योंकि मैं और मेरे ख्याल में आपकी जो दुनिया में आप फिर बाद में आपने एक्सपोजर हासिल किया, उसकी बुनियाद भी शाहजहां भट्टी बनते थे, क्योंकि वो आपको इस दुनिया का या इस डेरा इस्माइल खान का, ये पाकिस्तान की दुनिया नहीं दिखाते थे। वो हमेशा से बात जो है वो बहुत बाहर क्या करते थे। वो बहुत आगे के आदमी थे, यानी कि वो आज की बहुत सारे लोगों को उनकी बात समझ ही नहीं आती थी। मुझे जब ये एक किस्म की एडिक्शन हो गई थी कि जब मैं कहीं फंसता था तो मैं कहा यार भट्टी साहब के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में। तो उनकी राय जो है ना हमेशा बाज़ औक़ात यकीन नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, लगता था यार ये पता नहीं भट्टी साहब ने क्या कह दिया। जब इंटरनेट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा था तो 16 शहरों का नाम आया था और ये मुशर्रफ का दौर था, उसमें डेरा इस्माइल खान शामिल नहीं था। आज भी आज़ाद बख्श ज़िंदा हैं, वो जनरल मैनेजर थे यहाँ पे पीटीसीएल में, और उनको एक फ़ोन कॉल आती है प्रेसिडेंसी से, रावलपिंडी से, मुशर्रफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, और वो उन्हें कहते हैं कि जी ये शाहजहां भट्टी साहब हैं, सईद साहब हैं, इनके दरमियान एक 3 वे कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि हम इस डेरा इस्माइल खान के हवाले से उनकी कुछ गुजारिशात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि डेरा इस्माइल खान को इंटरनेट क्यों नहीं दिया जा रहा। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि डेरा इस्माइल खान को उन 16 शहरों में जिनको इंटरनेट के से वाबस्ता या उनको लिंक किया जा रहा था, वो डेरा इस्माइल खान को शामिल किया जाए। मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आज डेरा इस्माइल खान को जो इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो शाहजहां भट्टी साहब का था। उसका ये किरदार या ये उसका जो विज़न था, इसको आप कैसे देखते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं उसको यकीनन इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उन्होंने बड़ा इस सिलसिले में काम किया। और वो हर किसी को उस वक्त ईमेल्स डाला करते थे डेरा इस्माइल खान के हवाले से। ही वाज सन ऑफ द सॉइल, इवन दो ही वाज सन ऑफ द यूनिवर्सल सिटीजनशिप। लेकिन ये है कि वो उसके अलावा डी खान के साथ, अपने डेरे के साथ, इस मिट्टी के साथ बहुत प्यार करते थे और बहुत मुखलिस थे। और मुझे ये भी एक खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसी मिट्टी के अंदर फिर सुपुर्द खाक भी किया गया। दूसरा उनका जो पैशन था वो था जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आने वाला जो ब्लू गोल्ड है, जो आने वाली हमारे चैलेंजेस हैं। और आप देख लेंगे कि पानी एक अहम ज़रूरत है। तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से इन पर्टिकुलर और इन जनरल दुनिया में जो पानी की अफादियत है और जो पानी की वेल्थ है, उसकी अफादियत और इसकी इम्पोर्टेंस को वो समझते थे और उस पर उन्होंने बहुत काम किया। ये 2 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें उन्होंने काम किया, और प्लस जो उन्होंने ये नर्सरी लगाई है बच्चों को तालीम और तरबियत देकर, क्योंकि तालीम एक चीज़ है और तरबियत दूसरी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तालीम फैलाई जा रही है, लेकिन अब तालीम बढ़ रही है, ख़वानगी बढ़ रही है, लेकिन तरबियत का फुकदान है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब वो सोशल मीडिया ने वो कर दिखाया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जो भट्टी साहब चाहते थे। मेरा ये ख्वाहिश है कि काश भट्टी साहब अगले 20-25 साल और भी ज़िंदा रहते और अपने जो उनकी प्रोफेसीज़ थी या जो वो गुफ्तगू करते थे उस वक्त, जो प्रेडिक्शंस करते थे, वो उसको देख सकते कि किस तरीके से उन्होंने। हमारे दरमियान हमारे एक और दोस्त जो कि हमारे कॉमन दोस्त थे,
शाहजहान भट्टी, उनके साथ आमिर सुहेल, सदुदई साहब का भी बड़ा वक्त गुजरा। अक्सर इनके साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे राब्ते में रहते थे। थोड़ी बहुत तलखी भी आती थी, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ किया करते थे, तो इख्तिलाफ़ के बाद वो एक दूसरे को अनफ्रेंड भी करते थे। किस तरह से आपके दरमियान जो तलखी आती थी या कोई बातों पे इख्तिलाफ़ होता था, तो किस तरह से आप महसूस करते हैं? मैं तो उनको समझता हूँ कि एक हमजहत शख्सियत थी उनकी। उनके पास बहुत नॉलेज भी था, और उनका जो अंदाज़ था वो बड़ा दोस्ताना भी था, और एक जिसे कहते उस्तादाना भी था। जब वो आपको समझाने बैठते थे तो ऐसे लगता था कि एक उस्ताद जिस तरह अपने शागिर्द को समझा रहा होता है, वो उस तरह से आपको बातों के दौरान समझाते थे। एंजॉय भी करते थे हम उनकी महफ़िल को, उनके साथ बड़ा अच्छा। मुझे एक याद है, गौहर साहब भी मेरे साथ थे। गौहर साहब, मैं और भट्टी साहब हम पिंडी गए थे, तो ये मेरी दोस्त चिक्स को देख के कहते हैं कि यार तेरे डू सोटियां दा डबल इम्पैक्ट है। तो मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि जी इसको देख के कुछ लोग आप पे रहम करते हैं कि जी जवान आदमी है और दोस्त चिक्स पे चल रहा है, तो वो रहम करते हैं और आपका फिर लिहाज करते हैं और आपके साथ आपकी खिदमत खातिर करते हैं। और बाकी जो आधे जो हैं वो इन दो सोटियों से, स्टिक्स से डरते हैं, उस डर की वजह से आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो हमने बड़ा एंजॉय इस तरह रास्ते में, और भी बड़ी गपशप हमारी होती रही। जब हम ये बात करते हैं कि वो यूनिवर्स का बंदा था, तो आप अंदाज़ा इस बात पे लगाएं कि ग़ालिबन CNN या BBC पर दुनिया भर से सवालात लिए गए थे। महातीर मोहम्मद उस वक्त अपने आप को मुस्लिम लीडर के तौर पे पेश कर रहे थे पूरी दुनिया में, तो शाहजहान भट्टी साहब का जो है वो क्वेश्चन लिया गया था, और क्रिस्टीना लैम या कोई ऐसी ही एक एंकर ने महातीर मोहम्मद और शाहजहान भट्टी को आमने सामने रेडियो पर लिया था और एक दूसरे से सवाल जवाब करने का मौका फराहम किया था। और इसमें कन्वर्सेशन यही थी कि आप अपने आप को जब दुनिया का इस्लामिक लीडर कहते हैं, तो फिर आज जो इस्लामिक दुनिया की सूरत हाल है उसको आप अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं समझते कि इसकी ज़िम्मेदार आप भी हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शाहजहान भट्टी डेरा इस्माइल खान में बैठकर बहुत कुछ करते थे। 26 मार्च तक उनकी जो प्रोफाइल पे जो पोस्ट मौजूद हैं, जो स्टेटस मौजूद हैं, वो पानी से मुताल्लिक हैं। आपने बात की वाटर के हवाले से, इत्तेफाक से जब PC जोन हमने क्लोज़ किया और हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में शामिल हो गए, लतीफ़ुल्लाह अली ज़ई साहब थे, तो उनका विज़न बहुत आगे था। हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन बेचारों को तो कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने पहले सिस्टर सिटी का एक प्लान बनाया, कम्युनिकेशन की उनके साथ। शलाइडिया एक कंपनी थी, उनको कहा कि जी डी खान को और अमेरिका के किसी सिटी को हम सिस्टर सिटी बनाते हैं। लतीफ़ुल्लाह साहब को हम गए, उनको सारा प्रेजेंट किया। वो बंदे जो अमेरिकन यहाँ आए हुए थे उनसे मुलाकात करवाई। फिर उसके बाद आपने वाटर की बात की, वाटर एंड सैनिटेशन डी खान सिटी का, वर्ल्ड बैंक का उन्होंने वहाँ से कम्युनिकेशन की, सब कुछ करके। फतीउल्लाह मेल साहब थे वहाँ बैठे थे, उनके पास गए कि जी इस तरह से तहसील नाज़िम थे उस टाइम, कि जिस तरह से हम सैनिटेशन का वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, मैं लेके आ सकता हूँ। अफसोस है कि किसी ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी या उनको समझा नहीं, या अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लेके आ सकते थे। और उसके बाद फिर वो WP जो वाटर के हैं रिसोर्सेज, उसमें वो अभी भी पाकिस्तान में वो मेंबर थे उसके। तो वो एक वाहिद इंसान था जो, मतलब है कि पूरी एक यूनिवर्सिटी आप उसे कह दें या पूरा एक इदारा कह दें कि, लेकिन हमारा मुल्क का हिसाब है, अगर उस किस्म के कीमती जहन को इस्तेमाल किया जाता तो आज हमारा पानी का और ये सारी चीज़ें वो कहते थे कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हमारी लीडरशिप में पॉलिटिकल विल नहीं है। शाहजहान साहब का एक और पहलू था कि वो अमेरिका को बहुत पसंद करते थे, और अक्सर लोग, चूँकि हमारे यहाँ अमेरिका से मुताल्लिक़ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कहीं पे भी इस चीज़ की इससे चूकते नहीं थे कि जी मैं अमेरिका को पसंद नहीं करता हूँ, या अमेरिका के ख़िलाफ़ वो कम ही बात सुनते थे। अक्सर ये भी कहा करते थे कि यार इसलिए भी आप लोगों को, हमारी उम्र के लोगों को इसलिए भी अमेरिका का एहतराम करना चाहिए कि
انہوں نے یقیناً اپنی والدہ کا دودھ بھی پیا ہوگا، مگر ایک زمانے میں امریکہ سے دودھ آیا کرتا تھا اور وہ اسکول میں بچوں کو پلایا جاتا تھا، تو وہ اس حوالے سے بھی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو امریکہ کا احترام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے امریکہ کا بہت زیادہ دودھ پیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے آپ کا کچھ اس طرح سے؟ جی بھٹی صاحب، اصل میں آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب ایک انتہائی آنیسٹ آدمی تھے۔ وہ جو دنیا کی ریئلٹیز تھی ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ورڈز کو جو ہے وہ منس نہیں کیا کرتے تھے، وہ اسٹریٹ اوے بات کرتے تھے اور کسی خوف و خطر کے باوجود۔ اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا اگر ٹریبیوٹ بھٹی صاحب کو پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک خاصہ بن چکا ہے کہ یہاں ایک اچھا انسان کہلانے کے لیے یا جنت جس طرح جنت میں جانے کے لیے آپ کو پہلے مرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جنت کا جو ہے وہ تصور آتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو ایک اچھا انسان کہلانے کے لیے بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو لوگ اچھا انسان کہتے ہیں۔ لیکن بھٹی صاحب ایک ان ایکسیپشنز میں سے ایک ہیں کہ جن کو زندگی میں لوگ چونکہ ان کو جانتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہی از اے ویری آنیسٹ مین، ہی از اے گڈ مین۔ سو یہ بہت کم لوگوں میں یہ چیز، اور یہ آنیسٹی کی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ اس پوری ڈائنامکس کو، گلوبل ڈائنامکس کو جانتے تھے، کولڈ وار کی پوری ہسٹری کو وہ جانتے تھے، ان کے سامنے سب کچھ ہوا جو سوویت یونین ٹوٹا، سوویت یونین اور امریکہ کے جو دو بلاکس تھے، کس طریقے سے ورلڈ بائی پولر تھا، کس طرح سے دنیا جو ہے یونی پولر ہوا، تو وہ ان ریئلٹیز کو سمجھتے ہوئے ان کا جو تجزیہ ہوتا تھا وہ اس حوالے سے بات کرتے تھے ویزاوی پاکستان، کیونکہ پاکستان جس بلاک میں تھا بھٹی صاحب اس بلاک کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ سو یہ جو وہ بات ہے یہ اگین اس چیز میں آتی ہے کہ ان کی آنیسٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی لگی لپٹی سے بات کریں یا کسی وجہ سے وہ صرف پاپولسٹ گفتگو کریں، وہ گفتگو کرتے تھے جو اصل گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ بھٹی صاحب کی اس دنیا سے اس دنیا ٹرانسفارمیشن جو ہے ایک محبت، ادھر بھی انہوں نے محبت پھیلائی، ان کا میسج جو ہے وہ محبت تھا، ادھر بھی ان کا میسج انشاءاللہ محبت، امن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے، ہم سارے دعا گو ہیں۔ اور انہوں نے جو احسان ہمارے ملک کے اوپر کیا ہے، ہمارے وطن کے اوپر کیا ہے، اس مٹی اس دھرتی کے اوپر کیا ہے کہ انہوں نے جو شاہین پیدا کیے، آج وہ شاہین انہوں نے لیڈرشپ کریٹ کی۔ بہت سارے لوگ لیڈر خود بننا چاہتے ہیں، انہوں نے لیڈرشپ کو جنم دیا۔ یہ وہ فرق ہے ایک عظیم انسان میں کہ ہی واز اے لیڈر ہمسیلف بٹ ہی پروموٹڈ لیڈرشپ، انہوں نے لیڈرشپ کو بڑھایا۔ اور عزت اور علم دو ایسی چیزیں ہیں جو جتنی بانٹی جائیں وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہیں۔ بھٹی صاحب نے لوگوں کو عزت بھی دی اور علم بھی دیا، اور علم دینے کی وجہ سے ان کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے دوستوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور اللہ تعالیٰ یہ عزت بھٹی صاحب کو اس جہان میں بھی انہوں نے دی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اگلے جہان میں بھی ان کو سرخرو فرمائیں اور ان کی جو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائیں، سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم بھی بھٹی صاحب کی طرح صرف سیلفش ہو کر اپنے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ سیلف لیسلی جو آنے والی جنریشنز ہیں، دوست ہیں، ان کو ساتھ ایجوکیٹ کریں اور ان کو جو ہے امپاور کریں۔ اچھا، میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ شاہ جہان بھٹی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ شاہ جہان بھٹی لکھیں اور اس کے بعد آپ گوگل کریں اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ کس حد تک اپنے آخری دنوں تک، یا ان کے فیس پیج جو فیس بک پہ ان کی پروفائل تھی اس کو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاہ جہان بھٹی کا کردار اس شہر میں رہتے ہوئے ایک چھوٹے سے محلے، چھوٹے بازار کے قریب، نور الحسن ان کا بھانجا تھا، نور الحسن اس کا بھانجا ہے، ان کے ہمراہ وہ زندگی کے آخری ایام انہوں نے گزارے، مگر اس کے باوجود وہ کتنی ایکٹیو لائف گزارتے تھے، یہ بہت اہم ہے بات۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے جب تک یہ پور موجود ہیں اور یہ موو کرتے ہیں تو انسان ایکٹیو لائف گزار سکتا ہے۔ وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ دور چلا گیا کہ جب انسان بوڑھا ہوا کرتا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج کا انسان گھر میں بیٹھے ہوئے اس انٹرنیٹ کے ذریعے وہ تمام تر معاملات یونائٹڈ نیشن سے متعلق ہیں، کائنات سے متعلق ہیں، کسی بھی ایشو پر، کسی بھی معاملے پر وہ اپنا مؤثر کردار آج بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً ان کا جانا ایک حادثہ تھا اور میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں۔ شاہ جہان صاحب اب ہم میں نہیں رہے اور
ہمارے لیے یہ ایک حادثہ تھا کہ ہم آخری مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مل کر اور ہم باتیں نہیں کر سکے اور وہ چلے گئے. بہت بہت شکریہ.